हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम देखिए यहाँ पे खोटा डिस्कशन करने वाले हैं। जेएसएससी, यदि आप जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है तो ये आपके लिए है, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे झारखंड में उत्पाद सिपाही का जो है फॉर्म जो है फिलअप किया जा रहा है, इसका डेट फिर से बढ़ा दिया गया है। तो आज हम यहाँ पे उत्पाद सिपाही का जो खोटा का सिलेबस है हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे जो झारखंड का उत्पाद सिपाही है एक्साइज कांस्टेबल, उसके खोटा का जो कहानी है उस सेक्शन को देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा कहानी है उस कहानी का क्या नाम है, मांझो, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे कहानी नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हम यहाँ पे मांझो पढ़ने वाले हैं कहानी के। इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू नाम है, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं। और यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत सारा गद्य पद का है, आप वीडियो देख सकते हैं, व्याकरण देख सकते हैं, खोटा व्याकरण देख सकते हैं, खोटा लेखक परिचय भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम उत्पाद सिपाही जो एक्साइज कांस्टेबल है उसके खोटा को देखते हैं। और आज का जो हमारा कहानी है उसका नाम है मांझो नाम है। तो आइए हम आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो मांझो कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं, भुवनेश्वर साहू जी के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखिए लेखक जो है कौन है, भुवनेश्वर साहू, जिन्होंने कौन सा कहानी लिखा है, मांझो, ठीक है। इन्होंने कौन सा कहानी लिखा है, तो मांझो लिखा है इन्होंने। इनका जन्म कब हुआ है, तो 8 जनवरी 1959 को कहाँ पे हुआ है, पतरातू में हुआ है दोस्तों, ठीक है। 8 जनवरी 1959, ये सब आप याद रखते जाइएगा। इनके पिता का क्या नाम था, किसुन शाह नाम था, साहू होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था, किसुन साहू नाम था। इन्होंने शिक्षा देखिए, इन्होंने एमए किया हुआ है खोटा से, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते दोस्तों, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, तो ये इनकी जो दो प्रमुख रचनाएं यहाँ पे आपको मैंने लिखी है, एक का नाम है संतोख और एक का नाम है कुलदीप। ये दोनों क्या है, तो ये कहानी है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, लेखक भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया है। इनकी दो कविताएं भी लिखी गई है, दिए के कही लई ले लय, ठीक है, यानी देने का कह के और का किया ले लिया। एगो पारिख नौगो झोरा, ये दो जो है इनकी कविताएं हैं, और संतोष और कुलदीपा जो है इनकी कहानी है। तो ये था एक लेखक परिचय थोड़ा सा भुवनेश्वर साहू जी के बारे में। तो आइए अब हम उत्पाद सिपाही का जो कहानी है, खोटा कहानी, अब उसकी ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था हमारे कहानी का नाम क्या है, मांझो, ठीक है। और लेखक कौन है, भुवनेश्वर साहू। देखिए मांझो कहानी के मुख्य पात्र का नाम है विनोद और मांझो, ठीक है। मुख्य पात्र का नाम है विनोद और मांझो। विनोद के अगर पिताजी की बात करें तो विनोद के जो पिता हैं, ठीक है, विनोद के जो पिता हैं, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है गणपति, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका नाम है गणपति, इनका नाम है गणपति। अब आगे आइए कहानी की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। कहानी एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो आइए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी शुरुआत होती है कि रात का समय है, रात का समय है, काफी अंधेरा है। रात का समय होगा तो अंधेरा तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। तो रात में क्या होता है, सुनसान होता है। रात जो होती है वो अंधेरे में किसी भी तरह का हलचल नहीं होने के कारण रात्रि कैसी सुनसान है। झिंगुर की आवाज आ रही है तो कभी कभी कुत्ते के भी आवाज, भौंकने की आवाज आ रही है। तो कहीं बांस के पास से सियार के भौंकने की भी आवाज आ रही है। आप देखते होंगे दोस्तों कि जब रात्रि जब हो जाता है, काफी रात हो जाती है, तो हमें कुत्ते की आवाज, झिंगुर की आवाज, आसपास के जो झाड़ी हैं, बांस के झाड़ी हैं, ये सब से क्या होते हैं, सियार के भी भौंकने की आवाजें जो है कुत्ते की, ये सब आते रहते हैं। ये सब कहानी के स्टार्टिंग में बताया जा रहा है। सभी लोग अपने घर में और आंगन में सोए हुए हैं। देखिए दोस्तों, घर में सोए हुए हैं और आंगन में सोए हैं, यानी कि मौसम कैसा है, तो गर्मी का मौसम है दोस्तों, तभी लोग आंगन में सो रहे हैं। क्योंकि ठंड में और बरसात में तो लोग आंगन में सो नहीं सकते हैं। तो इस हिसाब से मौसम जो है वो कैसा है, गर्मी का समय है। तो सभी लोग अपने आंगन में, घर में सो रहे हैं। बाहर दरवाजे पर दो गोरखिया, देखिए दोस्तों, पहले लोग जो थे वो गोरखिया रखते थे, ठीक है, जो उनके यहाँ पे क्या करते थे, उनके जानवर को चराने का काम करते थे। तो बाहर जो है वो दो गोरखिया सो रहे हैं। आधी रात हो चुकी है, सभी को नींद आ गया है। देखिए दोस्तों, बाहर जो दरवाजे पे दो गोरखिया सो रहे हैं, तो लोग सोते हैं तो खराटे मारते हैं, और जो गोरखिया बाहर सो रहे हैं उनके नाक से जो है वो आवाजें आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि वो काफी गहरी नींद में सोए हैं। तो आधी रात हो चुकी है, सभी को नींद आ गया है, परंतु सिर्फ एक है जिसकी आंखों में नींद नहीं है। देखिए दोस्तों, रात का समय है, कुत्ते, झिंगुर, जो सियार हैं, ये सब आवाज उनकी आ रही है।
जो बाहर दरवाजे पे 2 गोरखिया सोए हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही है। मतलब आधी रात हो चुकी है, सभी लोग सो गए हैं। लेकिन एक इंसान है जिसकी आँखों में नींद नहीं है और वो कौन है? तो वो है मांझो। क्योंकि मांझो जो कभी अपने लूल्हा हाथ को छू रही थी। देखिए दोस्तों यहाँ लूल्हे हाथ होगा, ठीक है? लूल्हा हाथ। यानी कि जो मांझो है उसकी उँगली कट गई है। वो कभी उसे छू रही है क्योंकि उसका जो उँगली कटा हुआ है वो एक रद्दी कपड़ा से यानी कि चेथरी से बाँधा हुआ है। और वह कभी अपने लूल्हे हाथ को छू रही है, उसे देख रही है, कभी घर के कोठा-पाटी को। आप देखते होंगे दोस्तों कि मिट्टी का जो घर होता है, उसके ऊपर में क्या होता है लकड़ी का पाटन किया हो रहता है, एक साइड से दूसरे साइड तक छत बनाया हो रहता है। तो जो मांझो थी, इस कहानी की जो मुख्य पात्र किरदार है मांझो, वो क्या कर रही है कभी अपने हाथ में जो पट्टी लपेटा हुआ है, चेथरी का यानी फटा रद्दी कपड़ा का उसको देखती है, कभी घर में जो कोठा यानी कि छत हो गया दोस्तों, जो मिट्टी के घर का छत होता है उसको कोठा बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें जो लकड़ी लगाया हुआ है उसको देख रही है। तो कभी जो दिया यानी कि जो ढिबरी, ठीक है दोस्तों, कोठा में दिया जो हम लोग जलाते हैं उसको क्या बोला जाता है? ढिबरी बोलता है। तो उस ढिबरी को देख रही है जो कि देखने में लग रहा है कि अब तब में वो क्या होगा? बुझ जाएगा, जलते हुए बुझ जाएगा, लेकिन वो अभी तक बुता नहीं है। तो कभी बगल में सोई हुई खाटी पर अपनी माँ को देखती है, लेकिन कभी वो देखती है कि उसके बगल में जो उसकी माँ सोई हुई है उसको वो देखती है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रहा था। वह सोचने लगती है कि उसकी माँ अपनी बेटी के लिए कितना अच्छा सा लड़का उसकी शादी के लिए ढूंढी थी, और यही सोचते सोचते उसको कब नींद लग गई उसे पता भी नहीं चला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है, रात का समय है, सभी तरफ से आवाजें आ रही हैं, लेकिन एक इंसान है, कौन है? मांझो, जिसकी आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि उसका हाथ का उंगली जो है वो कट गया है। वो कभी उंगली को देख रही है, कभी घर के चारों ओर देख रही है, कभी अपनी माँ को देख रही है और वो यह सोच रही है, कभी दिए को देख रही है, और सब कुछ देखते हुए यह सोच रही है कि उसकी माँ ने उसके लिए शादी के लिए कितने अच्छा सा लड़का ढूंढा था, और यही सोचते सोचते कब उसको नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। आइए दोस्तों, आप आगे कहानी में बढ़ते हैं। अब देखिए कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगा कि मांझो कहानी है क्या। देखिए दोस्तों, एक गांव का नाम आता है सांडी। सांडी गांव में यह खबर पहुंचती है कि जिस मांझो के साथ विनोद की शादी हो रही है वह रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। देखिए दोस्तों, तो आप ये सब याद रखिएगा, ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है? सांडी यानी कि जो विनोद है, इस विनोद जिसकी शादी किससे होने वाली है? मांझो से, ठीक है? विनोद की शादी शादी किससे होने वाली है? मांझो। वह कहाँ का रहने वाला है? वह सांडी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सांडी गांव का रहने वाला है, ठीक है दोस्तों? सांडी गांव का था। अब ये सब नोट डाउन कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विनोद जो है वो मांझी कहानी का पात्र विनोद, वो कहाँ का रहने वाला था? तो सांडी गांव का रहने वाला था। या मांझो जो थी वो किस हॉस्पिटल में भर्ती थी? तो रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। विनोद की उम्र कितनी है? तो 21 साल का। देखिए दोस्तों, वह 21 साल का एक नवयुवक जवान लड़का है। उसके पिता का क्या नाम है? तो गणपति है, जो एक नंबर का लालची आदमी है। अगर गणपति के बारे में पूछेगा आपसे कि विनोद के पिता गणपति कैसे इंसान है, तो लालची आदमी है। गणपति अपने बेटे के लिए गिरिडीह में, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे बात क्या आता है, मांझो की जो उंगली कट जाती है उसकी खबर जो है वो विनोद के गांव में पहुंचती है कि मांझो का जो पांचों उंगली है वो कट गया है और वो रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद पता चलता है यहाँ पे क्या कि मांझो के पिता का नाम गणपति है। वह अपने बेटे के लिए क्या करता है? गिरिडीह में शादी का बात चलाता है, जहां से उसे उसे अच्छी खासी क्या है? दहेज मिल रही थी। जो ये, क्योंकि देखिए जो गणपति जो था विनोद का पिताजी, वो लालची इंसान था, उसे दहेज अच्छी खासी मिल रही थी, क्योंकि वो अपने बेटी की शादी कहाँ करना चाह रहे थे? गिरिडीह में बात चलाते हैं। लेकिन लड़की की उम्र, देखिए दोस्तों, लेकिन जो गिरिडीह में विनोद की शादी हो रही थी वहां जो लड़की रहती है उसकी उम्र जो होती है वो ज्यादा होने के कारण लड़की की उम्र काफी ज्यादा होती रहती है। देखिए दोस्तों, विनोद जो था वो 21 साल का था, और जिससे उसकी शादी हुई थी वो लड़की काफी उम्र की थी। तो इसके कारण विनोद जो है रिश्ता यानी कि वो ब्याह से क्या करता है? साफ साफ मना कर देता है कि हम शादी नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होता है? देखिए गिरिडीह से जब रिश्ता टूटता है विनोद का, उसके 1 साल के बाद, ठीक है दोस्तों, 1 साल के बाद रजरप्पा के गांव से विनोद के लिए रिश्ता आता है। यानी कि मांझो कहाँ की रहने वाली थी? तो रजरप्पा गांव की रहने वाली थी, और उसका रिश्ता आता है विनोद के लिए, कौन सा? सांडी गांव में आता है, ठीक है? मांझो का और विनोद को, मांझो देखिए पसंद, जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है? विनोद और मांझो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन दहेज कम मिलने के कारण विनोद के पिता गणपति इस विवाह के लिए मंजूरी नहीं देते हैं। देखिए विनोद का 1 साल के बाद क्या होता है कि गिरिडीह में जब शादी नहीं होता है, तो 1 साल के बाद क्या होता है? मांझो का रिश्ता आता है विनोद के लिए, ठीक है? विनोद के लिए किसका रिश्ता आता है? मांझो का रिश्ता आता है रजरप्पा से, क्योंकि मांझो रजरप्पा की रहने वाली थी। लेकिन वहां पे दहेज कम मिल रहा था, इसलिए जो विनोद के पिताजी थे वो तैयार नहीं होते हैं इस शादी के लिए, मतलब वो अपनी अनुमति नहीं देते हैं।
लेकिन फिर भी ये शादी तय होती है और बात आगे बढ़ती है। क्योंकि विनोद जो था, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, विनोद जो है वो मांझो को रप्पा मेले में देखा था। देखिए पहले से ही जो विनोद जो था वो मांझो को कहाँ पे देखा था, तो रजरप्पा मेले में देखा था। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि जो विनोद है वो पहली बार मांझो को कहाँ पे देखा था, तो रजरप्पा मेले में देखा था। यह बात यह वह अपनी माँ को भी बता देता है। मतलब देखिए विनोद जो है वो रजरप्पा मेले में मांझो को देखता है और वो अपनी माँ को भी बता देता है कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई है, हम उसी से शादी करना चाहते हैं। और अगर अब हम शादी करेंगे तो कहाँ, रजरप्पा में ही, यानी कि रजरप्पा गांव में ही करेंगे। किससे? मांझो से। नहीं तो हम 5 साल तक ब्याह नहीं करेंगे। यह बात जो है विनोद किसको, अपनी माँ को भी बता देता है। अब देखिए आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए गणपति जो था वो लालची तो था ही, लेकिन एक किसान था दोस्तों। घर चलाने में विनोद की माँ अकेली होने के कारण वह काम करने, यहाँ पे करके होगा दोस्तों, ठीक ना, काम करके क्या होता था, वो थक जाती थी। और घर में जो उसकी बेटी सब थे उनके विवाह हो चुका था। देखिए कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो गणपति एक किसान परिवार से था। गणपति जो विनोद के पिताजी थे वो एक किसान थे, ऊपर से तो वो लालची थे ही। उसके घर में एक, अगर कोई घर में काम करने वाली थी तो उस मात्र उसकी, विनोद की एक अकेली माँ थी। अब वो कितना काम करती, थक जाती थी। इसलिए विनोद का विवाह करना जो था वो बहुत जरूरी था। इसलिए वह चाहते थे कि क्या, विनोद की शादी हो जाए। इसलिए वो लोग चाहते थे विनोद की शादी हो जाए, क्योंकि सिर्फ एक महिला में कौन थी, उसकी माँ ही थी जो घर में काम कर रही थी। तो विनोद का शादी ठीक हो जाता है। और यही देखिए दोस्तों, यही चाहते थे ये लोग कि क्या, विनोद की शादी हो जाए। और इसीलिए जो उसका बात जो है वो चलता है गिरिडीह में। लेकिन वहाँ दहेज ज्यादा तो मिल रहा था, इसके पिताजी तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन लड़की की उम्र ज्यादा होने के कारण विनोद शादी नहीं करता है। और फिर 1 साल के बाद क्या होता है, रिश्ता मांझो का आता है रजरप्पा से, और जो है शादी के लिए तैयार हो जाता है विनोद मांझो के साथ। और फागुन तृतीया के दिन देखिए विनोद की शादी क्या होता है, मांझो के साथ कब होती है, तो आप याद रखिएगा। देखिए फागुन तृतीया के दिन, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। फागुन तृतीया के दिन हल्दी का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। हल्दी का कार्यक्रम कब होता है, तो फागुन तृतीया के दिन हल्दी का काम होता है। और ब्याह के दिन अगले, अब देखिए अब उसके बाद होता है कि ब्याह, मतलब कि नौमी के दिन क्या होने वाला था, फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगाई का काम होता है। और नौमी के दिन कन्या के लगन बांधने जाना था, ठीक है दोस्तों। फागुन तृतीया के दिन हल्दी का कार्य था और नौमी के दिन कन्या के लगन बांधने जाना था। लेकिन लगन बांधने के 2 दिन पहले ही क्या होता है कि खबर आती है। देखिए उन लोगों के पास खबर क्या आती है, सांडी। सांडी गांव में खबर क्या आती है, आप अभी आपने पहले देखा था कि आपको पता चलता है कि जो मांझो है वो कहाँ पे भर्ती है, तो रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। तो वही शादी से 2 दिन पहले क्या है, यही खबर आती है कि मांझो जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। कन्या, यही खबर आती है कि उसकी 5 उंगली कटाई गेल है, यानी कि उसकी 5 उंगली जो है वो कट गई है। सब लोग कहने लगे, अब जब सब लोग सुनते हैं कि जिस लड़की से शादी हो रहा है विनोद का, उसका तो 5 उंगली कट गया है, तो सब लोग क्या कहने लगते हैं कि अपने बेटे की शादी इस लूल्ही लड़की से करेंगे, क्या लड़की का अकाल हो गया है। अब देखिए लड़की का उंगली कट गया तो वो लूल्ही हो गई। तो सब लोग कहने लगते हैं कि अब इस लूल्ही से अपने लड़के का शादी करेंगे, क्या लड़की का अकाल हो गया है, क्या दुनिया में और लड़की है ही नहीं जो हमारे बेटे के लिए होगी, तो हम इससे शादी करेंगे। लड़की का तकदीर फूटा है तो इसमें हमारे बेटे का क्या दोष। अब सब लोग देखिए दोस्तों क्या कहने लगते हैं, कहने लगते हैं उसके घर के लोग कि अब लड़की का इसमें किस्मत फूटा है, हमारे बेटे का तो नहीं फूटा है। अब इसमें विनोद क्या करता। विनोद तो खुश था क्योंकि उसको मांझो पसंद आ गई थी और मांझो को भी विनोद पसंद आ गया था। लेकिन सब लोगों की बातों सुनकर विनोद क्या करता, सपना देख रहा था अपनी विवाह का। बस घर में वह अपना माथा पकड़ के, देखिए वो अपना सपना देख रहा था, लेकिन इसी बीच खबर आती है कि मांझो का 5 उंगली कट गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। सब लोग कहने लगते हैं कि क्या लड़की का किस्मत फूटा हुआ है, मेरा बेटा का तो नहीं है। अब मेरा बेटा के लिए दूसरा लड़की होगा, क्या इस लूल्ही से शादी करेगा। तो यही सब बातें जो है विनोद सोचने लगता है अपना माथा पकड़ के। तब उसके पिताजी कहते हैं कि हम बार बार कहे हैं कि उस घर में ब्याह नहीं करो। देखिए दोस्तों उस घर में क्या था, कहने का मतलब है कि जो उसके पिताजी थे वो तो दहेज लोभी थे, उन्हें दहेज वहां से कम मिल रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि उस घर में ब्याह नहीं हो, और उन्हें मौका मिल गया। इसलिए वो कहते हैं कि हम बार बार तो कह रहे थे कि उस घर में ब्याह नहीं करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता नहीं है। पता नहीं इसके माथे में, इसके दिमाग में क्या हो गया है, इसका ब्याह लूल्ही लड़की से, वो कहते हैं इसका ब्याह लूल्ही लड़की से होगा। पढ़ा लिखा है तो अपने को बुझता क्या है, लाट साहेब, वो अपने बेटे के बारे में बोलते हैं
कि मतलब पढ़ा लिखा है तुम क्या अपना अपने आप को लाट साहेब बूझ रहे हो, मतलब अपने आगे तुम किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हो, अब तुम लूल्ही लड़के से ब्याह करोगे, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं। गणपति देखिए, विनोद के जो पिता हैं गणपति, वो जोर से कहते हैं कि हम बुढ़ा गए हैं, हम लोगों का भी बुद्धि ज्ञान है, जितना लिखा रहेगा वही होगा, जो करे भगवान मंगल करे। वो कहते हैं कि मतलब अब शादी नहीं होगी, लूली हो गई है, तो भगवान जो करता है वो मंगल ही करता है, अब हमर के बोले पार तक, ऐसा गणपति बोलते हैं। यह सुनकर के विनोद का जो बात था उसके मन में ही रह जाता है, मतलब विनोद कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसका बात जो उसके मन में ही रह जाता है, और वह यह सब बात अपने परिवार की यह सब बात को सुन करके वह कहता है कि ठीक है, अब हम शादी नहीं करेंगे, हमको पैसा कौड़ी दे दीजिए, हम रांची जाएंगे और आगे अपना पढ़ाई करेंगे। और यह बात जो है वो विनोद अपने पिताजी को कहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विनोद जो है, जब सब उससे कहने लगते हैं कि अब तुम लूल्ही लड़की से शादी करेगा, तो यह सब बात सुन करके वो अपना एकदम माथा पकड़ लेता है और सोचने लगता है, और लास्ट में वो अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हमको पैसा कौड़ी दे दीजिए, यानी कि कांचा दे दीजिए। खोटा में पैसा कौड़ी लिखा रहता है दोस्तों, कांचा, हमको अब कांचा दे दीजिए, हम रांची चले जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। तो पिताजी, विनोद के पिताजी कहते हैं कि अगर तुमको पढ़ाई करना है तो तुम कल ही चले जाओ। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, अगर तुमको पढ़ाई करना है तुम कल ही कहाँ, रांची चले जाओ। अब देखिए, दूसरा दिन विनोद जो है वो रांची जाने के लिए बस से निकल जाता है, और बस में बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने वह दृश्य याद आने लगता है। देखिए दोस्तों, कौन सा दृश्य, वो पहली बार उसको कहाँ देखा था, मेला में देखा था, रेरप्पा में मेला लगा रहता है, वहीं पे वो मांझो से मिला था पहली बार। तो वही जब वो बस में बैठकर रांची जाने लगता है वापस पढ़ाई करने के लिए, तो उसको वही दृश्य याद आने लगता है कि हम कैसे मांझो से मिले थे। तो रजरप्पा का मेला है और उसमें वह अपने बहनोई के संग घूम रहा है, वो बस में आंखें बंद करके बस यही ख्याल आते रहता है वो समय, कि रप्पा का मेला लगा हुआ है और वह का अपने बहनोई के साथ, यानी कि जो विनोद है वो अपने जीजा के साथ क्या है, घूम रहा है। उसके बहनोई दूर से ही विनोद को मांझो को दिखा देते हैं। उसके बहनोई कहते हैं कि वो देखो मांझो है, और मांझो जो है वह विनोद के दीदी के संग मेला में ही है, और साथ ही गांव की बहुत सी लड़कियां उसके साथ में है। देखिए दोस्तों, विनोद के जो जीजा जी हैं, विनोद और उसके जीजा जी साथ में रेपा मेले में घूम रहे हैं, और वहीं पे उसको बस में बैठे बैठे याद आता है कि जो उसकी बहन है सो किसके साथ है, मांझो के साथ है, और मांझो के साथ में उसकी और भी सहेलियां और भी लड़कियां साथ में घूम रही है। मांझो कभी चूड़ी के दुकान तो कभी टिकली के दुकान में आ जा रही थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, लड़की थी तो सजना सवरना तो हर किसी लड़की का इच्छा होता ही है। तो क्या कर रही थी, वो कभी टिकली की दुकान में तो कभी क्रीम पाउडर की दुकान, कभी चूड़ी ले रही थी, ठीक है, क्रीम पाउडर सब खरीद रही थी। इसी बीच विनोद की जो दीदी है, देखिए दोस्तों, वो ये सब खरीदारी कर रही थी, कौन, मांझो। इसी बीच में जो विनोद की जो दीदी रहती है वो मांझो से कहती है कि यही मेरा भाई विनोद है, क्योंकि देखिए दोनों का शादी जो है ठीक हो चुका था, तो वही बताती है कि यही मेरा भाई विनोद है। और इस बीच विनोद और मांझो की आंखों का मिलन होता है, और मांझो जो है वह थोड़ी सी, यहाँ दोस्तों शर्मा होगा, ठीक ना, शर्मा जाती है, शर्मा जाती है, ये नहीं होगा, ठीक है, शर्मा जाती है। देखिए, जब विनोद की दीदी है सो कहती है कि यही मेरा भाई क्या है, मांझो है, तो बस शर्मा जाती है, वो दोनों की आंखों का मिलन होता है, और मांझो जो है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। इसी बीच बस छूटता है, और बस जो है अचानक ब्रेक लगाता है, तो विनोद का जो मन है दोस्तों, यानी कि जो उसकी आंखों से वो जो सपने देख रहा था बस में बैठे बैठे, वो है वो टूट जाता है, और उसकी नींद जब टूट जाती है तो विनोद खूब सोचने लगता है कि अब हम क्या करें, और इसी बीच वो रांची पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, विनोद का जो शादी था वो हो रहा था कहाँ पे, विनोद की शादी गिरिडीह में हो रही थी, वहां पे काफी अच्छा खासा दहेज मिल रहा था। लेकिन जो उसके पिताजी थे वो दहेज लोभी थे, चाहते थे ये शादी हो, लेकिन लड़की की उम्र ज्यादा होने के कारण ये शादी नहीं हो पाती है। फिर 1 साल के बाद रिश्ता आता है मांझो का, कहा किसके लिए, विनोद का रिश्ता आता है मांझो का रजरप्पा से, और इन दोनों की शादी ठीक हो जाती है। लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही पता चलता है कि मांझो जो है वो कहाँ पे है, अस्पताल, रांची का मेडिकल अस्पताल में क्या है, भर्ती है, क्योंकि उसकी पांचों उंगली कट जाती है, पांचों उंगली कट जाती है। और लोग कहने लगते हैं विनोद के कि तुम ऐसा लूल्ही लड़की से शादी करोगे, और विनोद यही सब बात सुन करके कहता है ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, हम आगे पढ़ाई करने के लिए कहाँ, रांची चले जाएंगे। और वही जब वो बस में बैठ के जाने लगता है तो उसे बीते हुए जो ख्याल है वो वापस याद आने लगते हैं कि कैसे वो पहली बार मांझो से मिला था, क्योंकि मांझो की उम्र 18 वर्ष थी दोस्तों, ठीक है, और ये 21 साल का नवयुवक था, और दोनों में कैसे प्रेम आगे बढ़ता है। तो वही वो बता रहा है कि वो रजरप्पा मेले में कैसे उससे मिला था, वही वो बस में बैठे बैठे सोच रहा था।
वह मांझो से, अब देखिए दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। जब वह रांची पहुंचता है बस में बैठे-बैठे, तो वह मांझो से, यहाँ पे मांझो दोस्तों, वो मांझो के रांची के मेडिकल, अब देखिए वहाँ पे क्या होता है। अब मांझो भी जो है सो रांची में, क्योंकि देखिए वो मेडिकल अस्पताल में भर्ती थी, मेडिकल अस्पताल में रांची के, वह बेड में सोई हुई ऊपर पंखे को घूरते हुए देख रही थी और सोच रही थी। जिस तरह से विनोद बस में बैठ के सोच रहा था कि वो किस तरह से मांझो से मिला है, उसी तरह मांझो जो थी उस समय कहाँ थी, वो रांची मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती थी। और वो ऊपर पंखे को घूरते हुए देख करके वो भी सोच रही थी कि कितना धूमधाम से आंगन कहकहा रहा था, मतलब उसकी शादी हो रही थी, और कितना चारों तरफ से भीड़ बाजा गाजा हो रहा था दोस्तों, कितना धूमधाम से उसकी शादी हो रही थी, पूरा आंगन जो था वो कहकहा रहा था। उसकी भौजी ढेंकी कूट रही थी। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, अगर आप जानते होंगे, तो आपने देखा होगा कि ढेंकी रहता है एक लकड़ी का, इस तरह का बना हुआ रहता है दोस्तों, और यहाँ पे उसका मुंह रहता है, ठीक है, देखिए इस तरह से। यहाँ पे दो तरफ से पिलर रहता है ऐसे करके, इसको पकड़ के लोग जो है वो चलाते हैं, और नीचे बनाया रहता है जिसमें लोग चावल अन्न डाल करके इसको दबाते हैं एक साइड से, और ये ऊपर उठता है और फिर दबता है और इसको कूटते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रहता है दोस्तों, उसको ढेंकी कहते हैं। तो वो बताती है कि पूरा आंगन जो था वो शादी के धूमधाम से क्या था, भरा हुआ था। उसकी भौजी ढेंकी कूट रही थी और मांझो जो रही थी वो उकसा रही थी। उकसा रही थी मतलब दोस्तों देखिए, ये जब ये ढेंकी का मुंह जब इस पर पड़ता था, तो जो इधर उधर जो अनाज छिट जाते हैं उसको वो वापस समेट के इसमें डाल रही थी। और इसी बीच में क्या होता है कि एक बार उसका हाथ आ जाता है और ढेंकी के अंदर, और उसकी उंगली कट गई, उसकी जो पांचों उंगली थी वो कट जाती है, और उसका हाथ जो होता है लूल्हा हो गया। अब उंगली कट गई तो क्या बोलेंगे, उसके लूल्हा बोलेंगे। उसका खून से क्या हो गया, ये जो पूरा कांडी था दोस्तों, ये जो बना हुआ था, ये पूरा क्या होता है वो भर गया। यही भाव, यही जो सोच था दोस्तों उसके मन में आ रहा था। वह सोच रही थी कि अब मेरा ब्याह नहीं होगा। देखिए दोस्तों, वह बेड में सोते हुए यही सोच रही थी। अब वो आपको पता चल गया होगा कि मांझो का हाथ किस तरह से उसका उंगली कटता है, और यही सोच करके उसकी आंखों में लो टपकने लगा। देखिए दोस्तों, किसी भी लड़की के अगर उंगली कट जाएगा और उसका शादी हो रहा है, तो उसे भी लगेगा कि अब तो मेरा ये शरीर, एक जो है मेरा एक शरीर का अंग कट गया, कौन मुझसे ब्याह करेगा। तो यही मांझो का जो मन में था वही ख्याल आ रहा था, ठीक है, कि अब हमसे कौन ब्याह करेगा। इसी बीच उसे मांझो शब्द, देखिए उसे आवाज आती है, मांझो शब्द क्या है उसे सुनाई देता है। उसके कान में आवाज पड़ती है, वह इधर उधर देखने लगती है। तब मांझो के पास विनोद खड़ा नजर आता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वो यही सब सोच रही थी, तब उसे कहीं से आवाज सुनाई देता है, मांझो। अब वो इधर उधर देखने लगती है, तो उसे पास में खड़ा कौन दिखाई देता है, विनोद दिखाई देता है, और वो विनोद को पहचान लेती है। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आइए अब कहानी पर नज़र डालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जब उसे आवाज़ सुनाई देता है मांझो, तो इधर उधर देखने लगती है, तो सामने विनोद को खड़ा पाती है। तो अपने जो लूल्हा हाथ था, जो उसका कटा हुआ उंगली वाला हाथ था, उसको वो छिपाने लगती है। तब तक विनोद उसके, यहाँ पे उसके होगा दोस्तों, ठीक है। तब तक विनोद क्या करता है, उसके हाथ को किस कर लेता है, यानी कि वो हाथ को तो छुपा रही थी, लेकिन विनोद उसके हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को चूम लेता है दोस्तों, ठीक है, किस कर लेता है उसके हाथों पे। और मांझो के मुंह से कोई भी बात नहीं निकलने लगती है। जब विनोद उसके हाथों को पकड़ कर किस करता है, तो वो जो है वो कुछ भी नहीं बोलने लगते, उसके मुंह से अब कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे थे। मांझो विनोद को पहचान लेती है, क्योंकि वह रजरप्पा में तो उससे मिल ही चुकी थी, उसे देख चुकी थी, और उसी से उसका ब्याह हो रहा था, तो उसको पहचान लेती है। वह रोने लगती है। विनोद बोलता है, चुप रहो, अब ज्यादा मत रोवो, हम ब्याह करेंगे तुम्हारे संग ही। जब वो रोने लगती है दोस्तों, तो कहता है विनोद कि ज्यादा चिंता मत करो, अब हम ब्याह करेंगे तो तुम्हारे सही। देखिए विनोद गाड़ी में बैठता है और वो रांची वापस पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन दोस्तों वो प्रेम इतना करता था मांझो से कि उससे रहा नहीं जाता है, और वो कहाँ चल जाता है, रांची हॉस्पिटल। उससे मिल रांची का जो मेडिकल अस्पताल है उसमें वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। और वहां पे मांझो को देख करके उसके हाथों को किस करते हुए बोलता है कि अब हम शादी करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, इसलिए तुम ज्यादा रोना नहीं। अब देखिए दोस्तों, यह सुनकर मांझो विनोद को एक बार देखती है और कहती है, यह जान करके भी कि हम लूल्ही लूल्ही और तुम हमसे ब्याह करोगे। देखिए मांझो को जब वो बोलता है कि अब हम ब्याह करेंगे तो तुमसे ही करेंगे, तो मांझो के मन में तो एक प्रश्न स्वाभाविक है कि उठना ही है कि तुम यह जान रहे हो कि अब हम लूल्ही हो गए हैं, तब भी तुम हमसे ही ब्याह करोगे। तो विनोद कहता है, हाँ, सब जान के भी हम तुमसे ब्याह करेंगे। हमको रोकने वाला कोई नहीं है दुनिया में, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता हमको। विनोद निडर होकर कहता है, और मांझो की आंखों से लोर पोंछ देता है। विनोद का भी आंख
भर भर आ गया। देखिए दोस्तों, ये सब मांझों की तकलीफ लेकर ये सब बातें होती है, तो उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो कहता है मांझों से कि जब तुम्हारा अस्पताल से छुट्टी हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, ब्याह करेंगे, यानी शादी करेंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम लूल्ही हो गई हो तो हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम तुमसे ही शादी करेंगे। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद हम और तुम क्या करेंगे, शादी करेंगे। और वो कहता है कि अब हम जा रहे हैं, ज़्यादा सोचना नहीं। और यह कहकर विनोद जो है वो हॉस्पिटल के बेडरूम से चला जाता है। बगल में ही मांझों की माँ जो है वो कोने में खड़ी होकर यह सब सुन रही थी, देख रही थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, उस माँ को भी कितना चिंता होगा कि बेटी की उंगली कट गया है, कौन उससे ब्याह करेगा। लेकिन जब वह ये सब बातें सुनती है विनोद की माँ, तो उसकी आंखों में भी क्या होता है, आंसू आ जाते हैं। वो विनोद के पीछे जाती है लेकिन उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता है। वो उसके पीछे तो जाती है दोस्तों कि चलो कुछ विनोद से कहेंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं कह पाती है। और इस तरह से मांझों को क्या होता है, नवा जिंदगी मिला। देखिए दोस्तों, तो इस कहानी का अगर एक शॉर्ट में बता दूं दोस्तों, तो आपने देखा कि विनोद की शादी कहीं और हो रही थी गिरिडीह में, लेकिन नहीं हो पाता है लड़की का उम्र ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, आप सिंपल सिंपल याद रखिएगा कि जो विनोद था वो कहाँ का रहने वाला था, तो सांडीह गांव का रहने वाला था। मांझो कहाँ की थी, रजरप्पा की रहने वाली थी। ठीक है, विनोद 21 साल का था, मांझो 18 वर्ष की थी। तो आप ये सब जो है नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, मांझो किस हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो ये सब आप नोट डाउन करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये स्टोरी है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करें। और यदि आप खोटा के जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे खोटा का सेक्शन बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके गत पथ जो है सीजीएल का, झारखंड सचिवालय का, वो आप देख सकते हैं। खोटा लेखक परिचय देख सकते हैं, खोटा व्याकरण देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।